हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी के प्री एग्जाम में जो आपका CBT1 चल रहा है, इसमें जो स्कोर लोगों के आ रहे हैं, जो लोग कई लोग बताते हैं कि 60 प्लस करके आए हैं, 70 प्लस 80 90 जो भी करके आए हैं। इसके अलावा जो वो बताते हैं कि उनके कितने सही हो सकते हैं, कितने गलत हो सकते हैं। तो क्या होता है कि इन चीजों को सुन के जो बाकी कैंडिडेट होते हैं वो पेपर के लेवल को जज करने लगते हैं कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है। और साथ ही साथ दूसरी चीज ये भी बताऊंगा कि जो आपको पता चलता है, यूट्यूब के थ्रू पता चलता है या आपको न्यूज के थ्रू या किसी भी वेबसाइट के थ्रू पता चलता है कि किस शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए हैं, थोड़ी सी इस पर ही बात करेंगे। तो खैर, पहले बात करते हैं हम इस नंबर वाले पे कि भाई जो मार्क्स लोग बताते हैं कि इतने करके आए उतने करके आए, उसका सीन क्या है। सबसे पहली चीज सुनो, होता क्या है कि एग्जाम सेंटर में जो नॉर्मली कैंडिडेट जाते हैं, चाहे आप हो या मैं हूं, जब हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगाते हैं, जब घर पर लगाते हैं या किसी कोचिंग में लगाते हैं, तो हमारी आदत वहां ये नहीं होती है कि उस चीज के थ्रू हमारा सिलेक्शन उस दिन होना है या नहीं होना है। वहां पर हमारा सिर्फ यही होता है कि प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, घर पर जाके सॉल्यूशन करेंगे, अगले दिन फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। लेकिन जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो वहां पर हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि हमारे क्वेश्चन कम से कम गलत हों और जितने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए उतना अच्छा। सो यही चीज अभी एग्जाम में हो रही है। जो लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट में 80 प्लस भी करते थे, 90 प्लस भी करते थे, वो लोग एग्जाम में जाने के बाद डाउट होने की वजह से या गलत होने के डर से 70 और मैक्सिमम 75 प्लस तक ही करके आ रहे हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप लोग डरते हैं कि लोग आपको बताते हैं 78 की है, 90 की है, 95, या कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई 100 में से 100 करके आए। तो एक चीज याद रखो, पेपर का जो लेवल आ रहा है 100 करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं बताता हूं कैसे। अगर आप एक अच्छी स्टूडेंट हो, आपकी तैयारी अच्छी है, आप प्रैक्टिस सेट खूब लगाते हो, आपकी स्पीड एक्यूरेसी सब बढ़िया है, तो कॉमन सी बात है आप इस तरह के पेपर में जो आ रहा है आराम से 80 प्लस अटेम्प्ट कर लोगे। अब कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अगर मैंने 80 प्लस कर दिए तो मुझे ज्यादा नहीं करने चाहिए, गलत हो जाएंगे, मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि उन्होंने अगर 80 अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से 70 प्लस उनके सही होंगे। तो वो क्या होते हैं, वो रिस्क ले जाते हैं। वो करते हैं कि जो 20 क्वेश्चन है उन्हें भी लगाओ। अब उनमें 20 में से ये दो पॉसिबिलिटी होती है, अगर आप 20 क्वेश्चन को लगाओगे तो 20 में से कम 7 या 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, कई लोगों के बहुत से भी सही हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, पूरे लगा देते हैं। इस तरह 100 में से 100 अटेम्प्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी जब पेपर दिया था, मैं अपने मेंस की बात बता रहा हूँ एनटीपीसी की, उस टाइम पे क्या हुआ था, मैंने जब पहली बार में अटेम्प्ट किए थे तो मैंने 90 प्लस अटेम्प्ट कर लिए थे। मुझे इतना विश्वास था खुद पे कि हर अलग में मेरे 85 प्लस सही होंगे। फिर मैंने यही सोचा कि यार जब मैंने 90 प्लस अटेम्प्ट कर लिए हैं तो 120 तक जाने में क्या बुराई है, देखता हूं जितने क्वेश्चन लगा पाऊंगा। तो मैंने मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन छोड़े थे और बाकी पूरे अटेम्प्ट किए थे। तो इस चीज का क्या हुआ, मुझे बेनिफिट मिला और मेरे जो मार्क्स थे वो 85 प्लस से बढ़ के 94 तक हुए थे। सो ये चीज में कोई बुराई नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि उसने 100 अटेम्प्ट किए तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो। आप चाहोगे आप 100 कर लोगे, क्या बुराई है। जहां आपको 60 आ रहे हैं आप पूरे लगा दो, हो गया 100 अटेम्प्ट। सो अगर किसी ने 100 अटेम्प्ट कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मार्क्स बढ़ेंगे भी, हो सकता है घट जाए मार्क्स। तो इतना ज्यादा टेंशन मत लिया करो उस चीज को लेके। अब जो लोग एवरेज करके आ रहे हैं स्कोर, वो लोग पूछ रहे हैं, जैसे मुझे अभी कई लोगों ने कमेंट किया मेरी जो वीडियोस है पिछली, कि भैया ये बताओ अगर मैंने 70 मेरे सही है और मेरे 10 जो है वो नेगेटिव है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं मैंने 80 अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से मेरे 75 सही है, 5 रॉन्ग है। मतलब एक अंदाजे से सब लोगों ने अपना अपना बता दिया। देखो यार, कट ऑफ को लेकर मैं पिछली भी वीडियो बता चुका हूं, उससे पहले भी बता चुका हूं कि कट ऑफ में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता हूं कि कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो आपको पता है पिछले साल जैसा है और पिछले साल जो कट ऑफ है वो कम गई थी। और साथ ही साथ दूसरी चीज की सेफ स्कोर की बात को मैं हमेशा 85 इसलिए बोल देता हूं। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी में भी हो और अगर आप अपना टारगेट 85 तक रखते हो तो वैसे में होता ये है, आपका जो सिलेक्शन होता है वो श्योर होता है। अब सपोज करो आपके मार्क्स 75 आपको लग रहे हैं, वैसे 75 वाले कई और कैंडिडेट, कई हजारों कैंडिडेट जिनके 75 हैं, तो यहां पर सिलेक्शन लेने की जो पॉसिबिलिटी होती है और कट ऑफ मतलब जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है उसमें नाम आने के चांस कम से लगते हैं, श्योर नहीं हो पाते पर लोग। अब कई लोग आप लोगों में से ऐसे लोगों को जानते होंगे और आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पॉइंट में, दशमलव में, मार्क्स में या फिर 1 या 2 नंबर से बाहर हुए होंगे। कई लोग बताते भी हैं कि 2 या 3 नंबर से सिलेक्शन चूका उनका, कभी आरआरबी, जेईई, कभी एलबी, कहीं ना कहीं। सो इस चीज को मैं समझ सकता हूं और सामने वाले का जब सिलेक्शन इतने से नंबरों से नहीं होता तो उस पर क्या बीतती है ये भी मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। मेरे कई दोस्त हैं जिनके सिलेक्शन 1-1 नंबर या पॉइंट में कुछ मार्क्स की वजह से नहीं हो पाए। सो इस चीज का अंदाजा मुझे है अच्छे से।
आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप लोग जो अपना स्कोर है उसे कम से कम ये मान के चलो कि तुम्हें 85 तक लाना है। अब मुझे पता है कुछ बुद्धिजीवी यहाँ ऐसे हैं जिनका ओवर दिमाग चलता है, बात को पूरी सुनते नहीं है और पान खा के कमेंट बॉक्स में थूकते हैं सीधा। वो लोग ये कहेंगे मैं बोल रहा हूं कि 85 स्कोर है। भाई मैं 85 सेफ स्कोर नहीं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपना जो टारगेट है वो कम से कम 85 रखना चाहिए। अगर आपके 85 आ जाते हैं तो उसका मतलब ये 85 या 80 भी आ जाते हैं अगर आपके पास, तो आपको श्योरिटी हो जाती है कि हाँ आपको एक नई पोस्ट मिल जाएगी। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर आप लोगों के मन में काफी ज्यादा डाउट पैदा कर रही है टाइपिंग और साइको को लेकर, तो देखो एनटीपीसी की नोटिफिकेशन में आपको साफ पता है कि किस पोस्ट में टाइपिंग है और किस पोस्ट में साइको है। आपकी जो 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है सबका नोटिफिकेशन में बराबर दिया हुआ है। देखो ये चीज याद रखो, जिन पोस्ट में सिर्फ प्री और मेंस होना है यानी CBT 1 और CBT 2, साइको या टाइपिंग नहीं होनी है, ऐसी पोस्ट की जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी। ये चीज दिमाग में रख लो, बिल्कुल फिक्स है और ये हमेशा रेलवे में होता आया है। लेकिन जिन पोस्ट में टाइपिंग या साइको भी ऐड हो जाता है प्री और मेंस के अलावा, उनकी जो कट ऑफ होती है वो बाकियों से थोड़ी सी कम जाती है। सो इस चीज को दिमाग में रखो, अगर आपका टारगेट ये, अगर आप साइको में अच्छे नहीं हो या आपको टाइपिंग करने में दिक्कत होती है तो आपको टारगेट 85 ही रखना होगा। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं इतना नहीं होता, तो भाई पिछली एनटीपीसी को जाके ताड़ लो एक बार, टीप लो अच्छे से, पता चल जाएगा। जो मैं कहता हूँ 85 वो मैं सही बोलता हूँ, मैं यहाँ गलत नहीं कह रहा हूँ कुछ। पिछले साल भी अगर 78 SM की कट ऑफ गई थी तो जो वहां पर CA और TA की पोस्ट थी उनकी जो कट ऑफ थी वो कम से कम 85, 84, 86 के करीब गई थी, कुछ जोन में तो इससे भी ज्यादा थी। सो बात को समझा करो पहले, उसके बाद ही रिएक्ट किया करो। अभी भी यही कहूंगा कि आप लोगों को जो ये टेंशन रहती है ना दिमाग में कितने मार्क्स में कैसा सिलेक्शन होना चाहिए, इस चीज को छोड़ो। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको गुड अटेम्प्ट से भी अच्छे अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं कि एक्यूरेसी के चक्कर में कम सॉल्व करके आओ क्वेश्चन कि अरे भाई मैं तो कम गलत करूंगा, कम गलत के चक्कर में ज्यादा सही भी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है थोड़ा दिमाग का यूज करो, ऑप्शन से क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को समझो, उसका लॉजिक क्या है, लैंग्वेज चेंज करके देखो क्वेश्चन की, हिंदी में नहीं आ रहा है इंग्लिश में कोई शब्द आ जाए तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक चीज मैं 12th वालों से भी बोलना चाहूंगा, देखो 12th वालों को एक दिक्कत है कि उन्हें भाई लेवल 2 और 3 के लिए करना है, लेकिन जो ग्रेजुएट लेवल के हैं भाई उनके लिए तो 12th वाली पोस्ट भी खुली हुई है और ग्रेजुएट लेवल की भी। तो ये मान के चलो जितने भी लोगों ने 12th लेवल से भरा है पूरी मेहनत लगा दो, वरना ग्रेजुएशन वाले सारी की सारी पोस्ट खा जाएंगे आपकी। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो कोई ग्रेजुएशन वाला ये सोचे मैं बुराई कर रहा हूँ, नहीं, आपको देखो सबको सिलेक्शन लेना है, लेकिन 12th वालों के लिए सलाह है कि अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से सिलेक्शन मिल जाए, आपको टाइपिंग भी ना देनी पड़े और सीधा सिलेक्शन हो, तो मार्क्स अच्छे लाने होंगे। और सब लोगों से कहूंगा यार टाइपिंग की तो प्रैक्टिस करते रहो, साइको की कोई दिक्कत नहीं, साइको आपका मैं भी तैयार करा दूंगा, यूट्यूब पे आपको और भी क्लास मिलेंगी, वो लोग भी तैयार करा देंगे। साइको को लेकर निश्चिंत रहो, साइको निकल जाएगा, बस आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग अच्छी है तो सब अच्छा है। अगली चीज कि जो यूट्यूब पे आप लोगों को बताते हैं कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए, देखो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो रियलिटी में क्वेश्चन को सही बताते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एक चीज गौर करो, आप कोई भी यूट्यूबर हो 40 में से 40 क्वेश्चन तो कोई बता नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि आपको श्योर क्वेश्चन नहीं पता चलते हैं। अब यार आप खुद सोचो, किसी पेपर में फोर्ट्रन का फुल फॉर्म कम से कम मतलब अभी तक के जितने पेपर हो कम से कम 3-4 बार आ गया, URL का कम से कम 3-4 बार आ गया। इतना पॉसिबल नहीं होता है यार बार बार आना, और हो सकता है आया भी हो तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार मैक्सिमम आ सकता है या 3 बार, लेकिन ये 4-4 बार नहीं हो सकता। मैं अभी तक कई यूट्यूब पर जो चैनल वाले हैं उनकी वीडियो देख चुका हूं, उनके बाद पता चला एक चीज का क्वेश्चन कम से कम हर एक पेपर में रिपीट हो रहा है। होता क्या है कि वो लोगों की गलती नहीं है, वो यूट्यूबर आपको नहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, होता क्या है जो स्टूडेंट उन्हें क्वेश्चन भेजते हैं वो उन्हें डाइवर्ट करते हैं। वहां पर जो क्वेश्चन बताए जाते हैं आपको यूट्यूब पर वो केवल सिंपल से क्वेश्चन बताते हैं वो लोग। आप देख लेना 40 में से मुश्किल से 20-30 या ज्यादा से ज्यादा 31-32 ऐसे ही क्वेश्चन दिखाएंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चन फेक होते हैं, गलत होते हैं। मुश्किल से 15 या 20 के करीब क्वेश्चन होते हैं जो सही होते हैं, और वो सही क्वेश्चन वो होते हैं जो सिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को याद हो जाते हैं आसानी से, उन्होंने पहले पढ़ा रखा है, उन्हें तो बता देते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। सो इस चीज को ध्यान रखो। अब ये चीज मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से, मैंने क्या किया था जब मैंने 28 दिसंबर का एग्जाम हुआ, 29 का हुआ, तब भी मैंने ये चीज गौर की कि अगर आप जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, इन सब के आप क्वेश्चन को उठाना उनकी वीडियो में से, उनमें से जो कॉमन है उन्हें अलग लिखना और जो एक्स्ट्रा अलग अलग है उन क्वेश्चन को भी अलग लिखना। आपके क्वेश्चन 50+ हो जाएंगे। मतलब 40 तो क्वेश्चन है, 50+ कैसे हो सकते हैं? ये चीज मैंने खुद गौर की, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी 28 तारीख की, जो मैंने सेकंड शिफ्ट की बनाई थी, उसमें देख लेना आप क्वेश्चन, उसमें 40 से ज्यादा है। और वो सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो मुझे भी कई स्टूडेंट ने भेजे, मैंने अदर यूट्यूबर्स की वीडियोस में भी वो क्वेश्चन को देखा है, तब जाके मैंने उस वीडियो को बनाया था। इसलिए मैंने उस टाइम भी आप लोगों से कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि सारे के सारे यही क्वेश्चन आए हैं, मुश्किल से 15 या 20 ही आते हैं।
सो आप यूट्यूबर्स की वीडियो देखो, उनकी तैयारी का एक आकलन करो, एनालिसिस करो कि भाई तुमने कितनी तैयारी कर रखी है, इनमें से तुम्हें कितने आते थे। और यार कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि जो कि आपके सिलेक्टेड हैं, मरेगी मक्खी आज। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि आप लोगों को पता भी होगा यार, नॉर्मली पूछी जा रहा है। सरकारी योजनाएं हैं वो काफी पूछी जा रही हैं, सरकारी योजना के अलावा अदर भी कई चीजें हैं जो फिक्स टॉपिक हो गए हैं। सो उनमें से क्वेश्चन आ ही रहे हैं रूटीन में। सो तैयार कर लो आराम से, अभी मौका है अच्छा खासा अभी आपके पास। जिन लोगों का देखो अभी 1 हफ्ते का भी टाइम मिल रहा है ना एग्जाम के लिए, उन्हें भी अभी अच्छा खासा मौका है। कर लो तैयार इन चीजों को, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। साथ ही साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि CBT 2 की तैयारी को लेकर कुछ बताओ। भाई मैं सीधा बोला हूं, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। CBT 2 की तैयारी को लेकर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। रीजन ये है कि अभी पहले CBT 1 निपट जाने दो। हाँ, एक सलाह जरूर दूंगा, भाई CBT 2 में भी आपका क्वेश्चन पेपर ही आना है, अलग से तो है नहीं कि भाई वहां पर कोई बढ़िया 3D स्क्रीन लगेगी, इस 3D स्क्रीन पे आपको अलग अलग क्वेश्चन ऐसे दिखाए जाएंगे डायग्राम बना के कि आपको वो टोनी स्टार्क नहीं होता है आयरन मैन ऐसे ऐसे करता है, ऐसा पेपर थोड़ी ना होना है आप लोगों का। आपको भी क्वेश्चन पेपर वही रहेगा जैसे कंप्यूटर से ऑनलाइन आना है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखो कि आप लोग हाँ करते रहो रूटीन में तैयारी। बस ये मान के चलो, अगर आपको विश्वास है खुद पे कि आप CBT 1 निकाल लोगे, या आपका पेपर कई लोगों के हो चुके होंगे पेपर और CBT 2 की तैयारी में जुड़ भी चुके होंगे। कई लोग जैसे हैं वो डाउट में होंगे अभी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। खैर वो बात की बात है, CBT 2 की तैयारी करो, खुल के बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो। और अगली चीज ये कि देखो छोटे छोटे डाउट्स को मन में मत बिठाया करो। कई लोग ध्यान डाइवर्ट करते हैं, कुछ आपको बताएंगे कि पेपर टफ आ रहा है, कुछ कहेंगे करंट अफेयर्स का लेवल, कुछ कहेंगे मैथ टफ आ रही है, कुछ कहेंगे रीजनिंग टफ आ रही है। देखो हर कोई आपको अपने स्तर से बताता है। आपका कोई दोस्त की मैथ अगर कमजोर है, वो NTPC का एग्जाम देके आएगा तो वो सबसे पहले यही कहेगा कि मैथ टफ आई थी। क्यों? क्योंकि भाई उसकी खुद मैथ कमजोर है, वो कैसे बता देगा आपको कि सही आई है, कितनी आई है, कैसी क्या आई है। सो दिमाग में चीजों को मत बिठाया करो, कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करो, बस ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।